हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के मेरा जो पहला प्रश्न है, जो 576 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से ये पूरब की ओर इस तरह से ये घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। ये देखिए उसकी व्याख्या यहाँ से, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक परिभ्रमण गति, दूसरा है परिक्रमण गति। देखिए यहाँ से परिभ्रमण गति में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है और वो रात बनते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गोलार्ध जो है ये होता है कर्क रेखा, ये होता है मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा होता है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमको बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है पूछ रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध मतलब कि इसमें सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तर हो जाएगा ये 22 दिसंबर को। देखिए उसकी व्याख्या यहाँ से, 22 दिसंबर शीत आयनात विंटर सोलिस्टिक सूर्य की लंबवत किरणों मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध सबसे छोटा दिन होता है ये 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। दोनों चीज़ याद रखिए आप। इसी में देखिए हमारे निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवनें हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये व्यापारिक पवनें जो है अस्थाई पवनें इसे कहते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की और दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर ये लगातार बहती रहती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, शिरको जो है ये ठंडी पवन है, बाद में कि ये मिस्ट्रल, बुरान और बोरा ये सब ठंडी पवनें हैं, जबकि शिरको जो है ठंडी पवनें नहीं है। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, इटली, फ्रांस, स्पेन से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या शुष्क एवं उष्ण दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी हवा को शिरको कहते हैं। इससे होने वाले वर्षा रक्त वर्षा कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ लाल रेत की अधिकता पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यूराल व कॉकेसस पर्वत जो है ये एशिया के मध्य सीमा, जो यूरोप और मध्य एशिया के बीच जो सीमा बनाने के कार्य करती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली पर्वत यूराल व कॉकेसस पर्वत हैं। कॉकेसस पर्वत का विस्तार रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया तथा आर्मेनिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूज है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक फील्डर पवन चलती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में जो है ब्रिक फील्डर पवन जो है ये चलती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, उष्ण एवं शुष्क हवा को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर कहा जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलने वाली फुआन शुष्क पवनें हैं। इसे शीत पवन भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म पवन नहीं है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मिस्ट्रल जो है ये गर्म पवन है बाद में कि देखिए फोन, चिनूक, ये सिराको, ये सब पूरा गर्म पवन है। जो सिराको के बारे में भी जस्ट हम पढ़े हैं। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या, मिस्ट्रल पवनें अल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती हैं। ये फ्रांस में रोना नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। मुख्यतः रून डेल्टा तथा लॉयंस की खाड़ी में चलती है। यह एक स्थानीय पवन है जो तापमान को हिमांक से नीचे ला देती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चिखता 60 क्या है? तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। उसका उत्तर तो हो जाएगा ये भी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को पछवा पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रभाव अधिक अस्थायी और निश्चित होता है तथा सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय भाग का अभाव रहता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये स्वेज नहर है। इसकी व्याख्या यहाँ, स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसको याद रखें आप। और इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह नहर वर्तमान में 193 किलोमीटर लंबी है। यह संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है और सबसे व्यस्तम नहर भी उसी के कहा जाता है। 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर को राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सू नहर जोड़ती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुपीरियर और ह्यूरन को। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 2 महान झीलें सुपीरियर एवं ह्यूरन झीलों की जोड़ती हैं। अन्य प्रमुख झीलें मिशिगन, इरी और ओंटेरियो हैं। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो शेष 4 महान झीलों संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य में जो है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, उत्तरी अटलांटिक विश्व का व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। यह यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार एक प्रमुख माध्यम है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये नागासाकी यवाता क्षेत्र। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। नागासाकी यावाता क्षेत्र उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित है। यह क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। जापान के ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर तथा नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देशांतरीय यमोत्तर जो है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। इसी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरीय यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा को ये समय निर्धारण करने वाली रेखा भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई एवं समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया
कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, इससे गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है या गिनती शुरू की जाए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 4 मिनट लगता है। मतलब 1 डिग्री पार करने में ये 4 मिनट लगता है। टोटल जो है 360 ये डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसको निकालने की विधि। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में ये 360 डिग्री जो घूमती है, जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा, तो 1 घंटा में जो है 360 डिग्री बटा 24 घंटा काटेंगे उसको, तो निकल जाएगा ये 15 डिग्री। मतलब यहाँ देखिए, तो 1 घंटा में अगर 60 मिनट होता है, 15 डिग्री को जो पार करने में इसको 60 मिनट लगते हैं, इसलिए 15 डिग्री घूमने में समय जो लगता है 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में उसका समय जो है 15 बटा 4, 5 के 4 मिनट ये कुल समय लगेगा। इसको आप याद रखें। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट के समय लगता है। इस ट्रिक को आप याद रखें, इस सूत्र को, ये बहुत जगह आपको काम आएगा ज्योग्राफी में। इसी में देखिए, भारत के किस यमुनोत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के देशांतर रेखा को मतलब समय रेखा भी यहाँ समझिए आप। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा जो 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए यह आवश्यक था। देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? उसका उत्तर हो जाएगा ये गोर। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। देशांतर रेखाओं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। जो देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है ये देशांतर रेखा जो होता है ये, और अक्षांश रेखा जो है इस तरह से पृथ्वी पर ये खिंचा हुआ रहता है ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम जो है। इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। निम्नलिखित शहरों की अक्षांश से स्थित गांधीनगर 23.1 डिग्री नॉर्थ ही, जबलपुर जो है 23.18 डिग्री और उज्जैन जो है 21.17 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कौन सी रेखा 2 गोलार्धों में विभाजित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसी में देखिए कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल जो है 179 है। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या जो है 179 है। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है, इसकी संख्या 1 डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है जो 90 और 1 हो जाता है 181, जो कुल बिंदुओं को मिलाकर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो 22 दिसंबर को ये सूर्य मकर रेखा पर सीधा ये चमकता है। इसकी यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 71% लगभग में होते हैं, क्योंकि 70.8%, तो 70
दशमलव के बाद 8 जो होता है तो 5 के बाद अधिक होने के बाद उसका 1 ले लिया जाता है, इसलिए 71 आप याद रखें। यानी तो प्रॉपर 70.8% जो है पृथ्वी पर पानी से आच्छादित है। जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल राशि से है। पृथ्वी के सतह के 70.8% भाग जो है जल से आच्छादित है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल का विस्तार का प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 81% से 19% होगा। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या आप, संपूर्ण पृथ्वी को लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। वही उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग 81% व स्थलीय भाग जो है ये 19% है। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? उसका उत्तर हो जाएगा ये प्यूर्टो देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। प्यूर्टो महासागरीय गर्त अटलांटिक महासागर का एक प्रमुख गर्त है। इसके अलावा करमांडिक, क्यूराइल, नीरो, बुर्क गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी में देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भूमध्य सागर जो है 3 महासागर की सीमाएं से मिलती हैं। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए। भूमध्य सागर के दोनों ओर के देश की यूरोप की दुनिया थी, इसी से इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। इसकी सीमाएं यूरोप, अफ्रीका, एशिया से स्पर्श करती हैं। दोस्तों आज जो मेरा भूगोल के भी 200 प्रश्न समाप्त हो रहा है। इससे आगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पढ़ेंगे 200, और इसके बाद साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न पढ़ेंगे। तो मेरा जीके का 1000 सीरीज जो है समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।